कल हम लोगों ने टोटल 3 थ्योरम डिस्कस किया। उसके पहले वाले क्लास में 4 थ्योरम, कल हमने डिस्कस किया 3, 4, 3, 7 और 2 थ्योरम हमारा इस चैप्टर का आज और है। तो टोटल हमारे पास आज का मिला के 9 थ्योरम हो जाएंगे। और इतने थ्योरम ही, हालांकि थ्योरम तो इस चैप्टर में 2-3 और भी एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो सीबीएसई मतलब आपके स्कूल में जो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है वो यही 9 थ्योरम है। 1-2 जो थ्योरम बच गया ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इन्हीं में से वो उसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है 9 थ्योरम जो हमने आपको यहाँ पे 7 बता चुके हैं हम, और 2 हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो टोटल हमारा 9 हो जाएगा। और इतना ही थ्योरम यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सब कंप्लीट हो जाएगा नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जैसा नया सिलेबस हमारा है उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो ये 9 थ्योरम भी आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया। यही 9 थ्योरम यदि आप याद रख लेना, हालांकि एक थ्योरम मेरे हिसाब से अब बच रहा है, 1-2 थ्योरम, वो उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है क्योंकि इन्हीं में से वो क्या होता है, उसका उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आज हम लोग अपना टोटल थ्योरम कंप्लीट कर देंगे और टोटल हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 7 कर चुके हैं तो बहुत ध्यान से उसको समझिएगा क्या कहा जा रहा है। पहला है इसमें हमारा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ना बिल्कुल पहली बार समझ में आपको नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं आया तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सर्कल तो बना ही सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, क्योंकि 7 कर चुके हैं तो आपका ये 8वां नंबर हो गया। इसमें बात हुआ है एंगल का भी, सेगमेंट का भी और सर्कल का भी बात हुआ है। तो सबसे पहले हमको पता है कि यदि कुछ नहीं आए तो सर्कल तो आता ही है, तो सर्कल आप बना लो सबसे पहले। चलो आपने सर्कल भी बना दिया, बहुत अच्छा। लेकिन आप ना कल वाला क्लास याद करो, और कल वाले क्लास में जो सबसे लास्ट वाला थ्योरम था, थ्योरम नंबर 7, उसको थोड़ा आप याद करो। उसमें आपने क्या देखा था, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवाते हैं। उसमें आपने ये देखा था कि यदि मेरा एक सर्कल है और यहाँ पे यदि मेरा एक आर्क है और ये आर्क सेंट्रल पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो डबल होता है किसी भी दूसरे पॉइंट से। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका 50 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 100 डिग्री होगा। ये कल वाले थ्योरम हमने पढ़ा था, थ्योरम नंबर 7 में। ठीक है, अब वैसा ही कुछ काम आपको इस थ्योरम में भी करना है। तो अब जब आप करोगे ना उसको ध्यान में रखते हुए, तो आपके लिए बिल्कुल ये नया नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो ध्यान से समझिए क्या है। मान लेते हैं ये आर्क था आपका, यहां से यहां, इसको ए दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सेंट्रल पॉइंट, इसको पी नाम दे दो, कुछ भी हम लोग देते थे कल। आप क्या करो, यहां पे एक आर्क बनाओ, नाम सपोज ए और बी हमने रख दिया। अब इसका सेंट्रल पॉइंट लो। इस थ्योरम तक पहुंचने से पहले आपको ये सब कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ओके। उसके बाद हमने यही बताया था यही सेम आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर भी एंगल बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक शर्त क्या था, शर्त यह था कि जो हमारा ये एंगल होगा वो डबल होगा किससे, इस वाले से, हाँ या ना। इतना तो हम लोगों ने कल भी किया था। अब इसमें फिर नया क्या है, नया ये है कि इसी सेम आर्क से इस सर्कल के ऊपर आप 2 एंगल और बना दो। जैसे मान लेते हैं कि हमारा सेम आर्क रहने देते हैं, आर्क आपका सेम रहेगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये वाला थ्योरम ना बड़ा यूनिक है। आर्क आपका सेम रहा लेकिन हमने यहां पे एक एंगल नया वाला क्रिएट कर लिया। अब एक और कर लेते हैं, आपका सेम रहेगा, आर्क सेम रहने देना है, आर्क में कोई बदलाव नहीं कीजिएगा। ये और ये, चलिए अब यहां पे ध्यान से आप समझिए कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। पहले हम लोगों ने कल वाले क्लास में ये देखा था कि ये जो एंगल हमारा बनता है इससे क्या होता है, डबल होता है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल इस वाले से क्या होगा, डबल होगा। अब यदि हम लोग बात करें इसका,
यदि ये वाला एंगल मेरा इससे डबल है तो इससे भी क्या होगा, डबल होगा, और इस वाले से भी डबल होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब थोड़ा सा इसका नामकरण कर दो। जैसे आपने इसका नाम रखा था ए बी, इसका नाम रख दो ओ, इसका रख दो पी क्यू आर, कुछ भी आप अपने मन से नाम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया ना, बस आपका सवाल बन गया। अब इधर आ जाओ, आप शुरू कर दे। गिवन, गिवन में एक तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखा जाए। हालांकि ये आपका क्या है, जरा देख बताइए जरा। ये आपको, चलो ये आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, तो इसमें आप लिखोगे कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, सिंपल। उसके बाद इसमें आपको एक पास आर्क भी है, आर्क ए बी सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी कि ये जो आप देख रहे हो आर्क ए बी, ये सबटेंड करने बना रहा है एक एंगल, कहां पे, सेंटर पर। ठीक है, आगे तो सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर्क, पहला हमारा ये था। आर्क जो आपका ए बी है, सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर। बस इतना आप लिख दो, इतना काम आपका चल जाएगा, इतना भी काफी है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अब टू प्रूफ में। टू प्रूफ में क्या दिखा गया है, यानी कि आपको प्रूफ करना क्या, जरा आप ये भी देखो। इसमें क्या कहा गया था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसमें सेगमेंट का बात हुआ, क्या आपको सेगमेंट कहीं पे दिख रहा है क्या? सेगमेंट थोड़ा सा आपको हम याद दिला देते हैं, सेगमेंट हमारा क्या होता था, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि सर्कल सेंटर होगा हमारा, ओ से डिनोट करेंगे, और यदि आप इसको यहां से कॉर्ड खींच देते हैं ए और बी, अब आपका जो सर्कल है दो हिस्सों में बढ़ चुका, बराबर हिस्सों में नहीं बल्कि दो हिस्सों में, एक ये वाला और एक ये वाला, ऊपर वाला पूरा। छोटा है तो माइनर सेगमेंट कहते थे, बड़ा है तो मेजर सेगमेंट कहते थे। याद आ गया? क्या आपको ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा, लेकिन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसको यहां से इसे ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से आप देखो, रेड लाइन के नीचे एक एरिया, रेड लाइन के ऊपर ये पूरा आपका, तो नीचे वाला माइनर सेगमेंट और इससे पूरा वो पूरा आपका मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये बेसिकली आपने क्या किया है, ज्वाइन किया है ना। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ये सेगमेंट के ऊपर कितने एंगल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। हालांकि ये भी है लेकिन ये सेंट्रल एंगल है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो आप। 1 2 3 एंगल है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ऊपर वाला, सेम सेगमेंट का मतलब एक ही सेगमेंट में बहुत एंगल। तो नीचे तो कोई एंगल नहीं है, ऊपर वाले सेगमेंट में हमारे पास 3 एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, यही आपको साबित करना है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल, इस एंगल का नाम आप क्या लेना चाहोगे, ए पी बी। ए पी बी बराबर है किसके बराबर है, एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। और ये भी बराबर है ए आर बी, एंगल ए आर बी। सिंपल। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना है। लेकिन इसमें आपने कंस्ट्रक्शन भी किया ना, कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें आपने, बेसिकली आपने इसमें ज्वाइन किया है। क्या ज्वाइन किया भाई, ए बी आपने ज्वाइन किया है। और जब आपने ए बी को ज्वाइन कर दिया तो आपका ये सर्कल दो सेगमेंट में बट गया, एक नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला आपका मेजर सेगमेंट। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ वाले हिस्से में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका ध्यान से समझेंगे और इसमें ना आप कल वाले थ्योरम का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने वाले हैं। देखा जाए, सब एंगल को अभी भूल जाओ, मात्र दो एंगल को आप ध्यान से देखो। यदि हम बात करें एंगल इस सेंट्रल एंगल का और इस वाले का, या फिर इसको छोड़ो बीच वाले का बात करते हैं, इस प्रकार का जो एंगल यहां पे है और एंगल यहां पे है, इस महीने में हमारा ये है और ये है। तो कल आपने देखा था कि ये जो एंगल होता है वो हमारा डबल होता है किससे, इससे। जब इससे डबल है ये, तो इससे भी तो डबल होगा ये, और इससे भी डबल होगा ये। बोलो क्यों? क्योंकि सर आर्क तो सेम ही है, तो एंगल हमारा डबल ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एंगल इससे भी डबल है, इससे भी डबल है और इससे भी डबल है। तो क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा देखो तो, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 एंगल
ए पी बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि ये एंगल डबल है किससे, इससे। वही चीज हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, वही चीज इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो लिखिए जरा आगे, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल टू एंगल ए आर बी। हाँ या ना, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप क्यों लिख पा रहे हैं ऐसा, यानी कि आपने इसको इसके डबल के बराबर कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लास्ट थ्योरम में यही तो पढ़ा था। तो आप यहाँ पे चाहें तो रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप रीजन दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसको आप मान लो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, और इसको मान लो थर्ड। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, तीनों के लिए सेम रीजन आएगा। रीजन बता देते हैं आपको, यहाँ पे जो आप रीजन लिखेंगे वो सेम रीजन आएगा। कल का थ्योरम आप पढ़ो जरा, 7 नंबर थ्योरम क्या था, 7 नंबर थ्योरम क्या था, जरा कल का पढ़िए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, ऐसा कुछ था। तो ये जो थ्योरम का नाम है ना, बेसिकली यही नाम आपको यहाँ पे उठा के रीजन में लिख देना है। आज जब आप लिखोगे ना, तो टीचर क्या समझेंगे, टीचर ये समझेंगे कि बच्चे को सब कुछ पता है। वो ये देख लेंगे कि ये बच्चा यदि इस प्रकार से इसको लिख पाया है, तो बगल में रीजन भी दिया है, क्या ऐसे क्या ऐसा क्यों लिख सकते हैं भाई, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वो थ्योरम कल वाला लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रीजन। आपका एक तरीके से काम करेगा रीजन का। अब जरा देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, तीनों को आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा, इसमें रीजन क्या लिखना याद रहेगा ना। अब इन तीनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ए ओ बी इसके बराबर, ए ओ इसके बराबर, ए ओ बी इसके बराबर, ए ओ बी इसके बराबर, यानी कि ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के ये तीनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। चलिए, यदि आपको इसको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इसको ऐसे समझो, सिंपली आप इसको ऐसे समझो, ये इसके बराबर है, यानी कि 50 बराबर है 50 का, फिर 50 बराबर है 50 का ही। एक तरीके से ये भी तो आपस में इक्वल ही हुआ। तो वही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि यदि हमारा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इक्वल है, तो ये तीनों तो आपस में इक्वल ही है, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को देखते हुए हम इन तीनों को ही बराबर लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, टू एंगल ए पी बी बराबर टू एंगल ए क्यू बी बराबर टू एंगल ए आर बी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें आपको एक नया चीज दिख रहा होगा कि सभी में टू है, टू कैंसिल, टू कैंसिल, टू कैंसिल, क्या बचा आपके पास, आपके पास केवल और केवल बचा एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल ए आर बी। क्या ये आपको प्रूफ करना था, एक बार देख लो। बिल्कुल, तो हो गया आपका प्रूफ। तो आप यहां पे लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड, बस हो गया, इतना ही करना था इसमें। तो ये थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। इसको बताने का तरीका समझ में आया आपको, कैसे क्या हुआ, बस इतना काफी है। इतना आप लिख दो, बहुत अच्छा आपको नंबर इसमें मिलेगा, काट नहीं सकता कोई। आगे नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम बताने से पहले हम आपका 2 मिनट समय लेना चाहेंगे और एक नई चीजों को बताना चाहते हैं हम, जो कि थ्योरम में तो नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन यानी कि उसको इस्तेमाल सवालों में करना पड़ सकता है। ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बेसिकली नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें हम बताने जा रहे हैं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये थ्योरम में नहीं है, लेकिन आप इसको नोट करके लिखेंगे ऐसे, ठीक है। क्या है जरा इसके बारे में समझाते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। मानिए कि आपके पास एक सर्कल है, चलो इसको ऐसे बनाओ। मानिए कि आपके पास एक सर्कल है और ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। इसके बीचों बीच हमारा एक लाइन गया है, जिसको सेंट्रल पॉइंट को हम लोग हमेशा
ओ से डिनोट करते ही हैं, आपको पता ही है। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। नामकरण करना आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे कि ए से लेकर बी तक ये वाला भी हमारा एक आर्क है? बिल्कुल मानेंगे, ऑब्वियस बात है भाई, ऊपर वाला भी आर्क है तो नीचे वाला भी हमारा एक आर्क है। बस इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारा कॉर्ड बिल्कुल बीचों बीच गया है जो कि डायमीटर का काम कर रहा है, और हमने कहा था कि कॉर्ड डायमीटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप वो सब छोड़ो, वो सब फालतू बातें हैं, उसको छोड़ो। आप ये समझो कि यदि मेरा एक लाइन बिल्कुल सेंटर से पास किया है तो सर्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है एक तरीके से हमारे लिए क्या काम कर रहा है? आर्क का काम कर रहा है। और बताइए जब आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है तो कितने डिग्री का बनता है? डिग्री तो आपको नहीं पता, लेकिन जो भी बनता है वो डबल बनता है। चलो एक बार दोबारा आपको समझाते हैं, ऐसे समझो आप। ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, और ये आपका आर्क है, मान लेते हैं ए और बी। ओके, ये ए बी आपका आर्क है, तो यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा? इससे डबल होगा। यानी कि यदि हमारा 50 डिग्री है तो ये हमारा 100 डिग्री होगा। लेकिन आपने इसमें खास बात क्या देखा? खास बात आपने ये देखा कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का दोनों का जो आर्क है वो सेम है। तो कहने का मतलब जब आर्क हमारा सेंटर पे एंगल बनता है तो वो डबल बनता है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे ही ट्रीट करो कि ए बी आपका क्या है? एक आर्क है, तो ये जो यहाँ पे सेंटर में एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी हो डबल बनेगा। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं कि यही सेम आर्क एक हमारा और एंगल बना रहा है, इस तरीके का बनाया है ऊपर में। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके बनाना चाहिए, तो यहां पे भी टच करके बना रहा है। चलिए अब ना यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से, आप इसको समझ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। देखिए, ये ए बी आपका एक आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल चाहे कितने भी डिग्री का बनाए, जो कि होगा इससे क्या, यानी कि इस वाले से क्या होगा? वो डबल होगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइएगा, लॉजिक लगा के। ये एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो यदि यहां पे एंगल बन भी रहा होगा तो कितने का बन रहा होगा? हाँ, स्ट्रेट लाइन है 180 का। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। यानी कि ये आर्क जो सेंटर पे यहां पे एंगल बना रहा है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट कहां पे? ओ पे जो एंगल बना रहा है वो 180 का होगा। क्या ये नियम है? क्या नियम नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन जब हमने देखा ना तो हमको नियम पता चल गया कि हाँ स्ट्रेट लाइन है तो पक्का 180 होगा। लेकिन अब आप हमको ऑटोमेटिक ये भी बता सकते हैं कि ये कितना होगा फिर? 90। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यदि ये डबल ही होता है ना हमारा, ये डबल कब हो सकता है? जब ये 90 रहा होगा। तो अब इसको मिटा के आप इसमें किसी का साइन दे दो, राइट एंगल का दे दो, कुछ इस प्रकार का। बिल्कुल सही। तो ये जो हमने बताया आपको, इसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल का प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका सर्किल दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक नीचे और एक ऊपर। तो सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है, यानी कि यहां पर वो क्या होता है? राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे वो भी समझ लीजिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस एक पॉइंट आपको इसमें लिखना है, नोट करके इसको आप डायग्राम बनाइएगा। यानी कि आपका कितना डिग्री है गया? अब 90 डिग्री हो गया। और ये बेसिकली किसका काम कर रहा था? एक आर्क का काम कर रहा था, ठीक है। अब इसमें आपको एक पॉइंट लिखना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और राइट एंगल के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? और 90 डिग्री लिखो या फिर राइट एंगल लिखो, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे आपने एक कुछ समय लेकर, थ्योरम 9 नंबर पे आने से पहले आपने जो समय लेकर ये समझाने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आपको डायरेक्टली सवालों में दिखेगा। आपने इसमें क्या समझा? सिंपली ये समझो कि जब भी हमारा एक एंगल सेमी सर्कल में बनता है, यानी कि सेमी सर्कल मतलब इसके ऊपर वाला या फिर इसके नीचे भी हो सकता है, सेमी सर्कल में बस होना चाहिए, यानी कि आधे सर्कल में बनना चाहिए। तो वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हमारा यहाँ पे एक सर्कल है
और ये इस प्रकार का यहाँ पे एक लाइन है, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, और इस तरीके से एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो बताओ ये कितने का होगा? 90 का होगा, ऑब्वियस ये बात है। बस तो हमेशा इतना सिंपल नहीं देगा, यहाँ पे कभी यहाँ पे दे देगा, कभी यहाँ पे ऐसे दे देगा, ये भी 90 का होगा, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी ऐसे भी दे देगा, तो ये भी 90 होगा आपका। ठीक है, चलो। तो सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातों को समझ लिया, यही आपको नोट करके बेसिकली लिखना है इस थ्योरम के बाद। अब आ जाइए आप नेक्स्ट थ्योरम पे, सॉल्यूशन नंबर 9 पे आ जाते हैं। और 9 नंबर हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखा जाए। हाँ, ये थोड़ा सा हमारा जो सर्कल है, सॉरी जो थ्योरम है, वो है हमारे साइक्लिक the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चलिए समझाते हैं आपको थोड़ा सा पहले। हालांकि आपको पता है, यदि कुछ बच्चों को नहीं पता है या फिर आप भूल गए हैं तो जरा इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल जो किसके अंदर होंगे? सर्कल के अंदर होंगे। तो आप सबसे पहले एक सर्कल बना लो, इसमें सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इस सर्कल पे 4 पॉइंट ले लो। मान लेते हैं हम एक यहां लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। इन सभी को ज्वाइन कर दो, सिंपल ज्वाइन किया हमने। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा खूबी यह है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो 4 पॉइंट होगा ना, वो किस पे लाई करना चाहिए? सर्कल के बाउंड्री पे लाई करना चाहिए, और कर भी रहा है। इट मीन्स हमारे परफेक्ट एग्जांपल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। और इसका खूबी ये भी है कि इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा? एकदम सेम होगा। जो क्वाड्रिलेटरल का होगा वही सर्कल का भी होगा, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, और ये हमारा ओ तो होता ही है। चलिए, यही होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है वो देख लेते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का मतलब पता है आपको, जो दूसरे के एकदम बिल्कुल सामने सामने हो, अपोजिट हो। तो यहाँ पे कहा है ना, अच्छा बताओ, एंगल ए का अपोजिट कौन होगा? एंगल सी होगा। एंगल बी का एंगल डी होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको ये प्रूफ करके बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ेंगे ना तो 180 होगा। उसी प्रकार यदि एंगल बी और एंगल डी को जोड़ देंगे तो भी हमारा 180 ही होगा। ये आपको इसमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो आ जाइए सवाल पे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन में क्या दिया हुआ है आपको? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सा। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ABCD आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं। इसमें टू प्रूफ क्या करना है आपको, उसमें आ जाओ। ये इसका सबसे मेन हिस्सा है। प्रूफ ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल C कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल है। उसी प्रकार से एंगल B प्लस एंगल D भी कितना होना चाहिए? 180 ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है, तो कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन ज्यादा भारी नहीं करना है, वो ये करना है सिंपल सा कि A को ज्वाइन करना है C से और B को ज्वाइन करना है D से। बस इतना ही आपका इसमें कंस्ट्रक्शन है, बाकी कुछ नहीं करना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपने ज्वाइन किया है तो आप यहां पे लिख दो ज्वाइन AC एंड BD। हो गया। अब आप इसके मेन हिस्से पे आ जाओ, जो कि इसका है प्रूफ। चलिए जरा दिमाग लगाते हैं कि आखिर इसको प्रूफ कैसे किया जाए। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। अभी तुरंत आपने पढ़ा था इस वाले थ्योरम में कि सेम सेगमेंट में हमारे जितने एंगल होंगे सब इक्वल होंगे। कहने का मतलब यदि हमारा ये रेड लाइन के नीचे एक सेगमेंट है तो रेड लाइन के ऊपर भी हमारा एक सेगमेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि सभी का आर्क एक रहे, कॉमन। तो अब जरा थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखो। आप पहले इसको एज्यूम कर लो। आप ये एज्यूम करो कि जो CD है वो इस सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रहा है। एक नीचे वाला जो कि माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और इसका एक पूरा ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो यदि हमारा मेजर सेगमेंट है तो जो एंगल हमारा ये है
क्या वही एंगल हमारा ये होगा? इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान से अस्थिर दिमाग से आप इसको सोचिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा क्या है यहाँ पे। देखो अभी तुरंत आपने इसमें पढ़ा था कि एक सेगमेंट में यदि जो मतलब एक सेगमेंट में जो कुछ एंगल दिए हैं वो सब इक्वल होते हैं। आपका एक सेगमेंट नीचे और एक सेगमेंट आपका ऊपर, लेकिन दोनों का आर्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आप इसको देखो, आर्क तो आपका सीधी ही रहेगा, ये वाला आर्क आपका रहेगा। आप इसको जरा देखो तो कहाँ से आया ये? ऐसे आप लेकर गए, ऐसे आपने बनाया, आर्क आपका सीधी रहा। इसका बात करें तो आप इसको ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर आ गए, तो आर्क हमारा इसमें भी सीधी ही रहा। तो ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और रीजन भी देना पड़ेगा आपको। रीजन क्या देंगे? ये वाला रीजन कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यानी कि यदि आप ये रीजन लिख देते हैं तो टीचर समझ जाएंगे कि बच्चे को ये वाला थ्योरम पता है। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया। उसी प्रकार से एक और बार आप कर लो। आप चाहो तो इधर से भी देख सकते हो, आप चाहो तो इधर से भी देख सकते हो, या फिर आप ऊपर से भी देख सकते हैं। एक बार और करना होता है बस, तो हम लोग इधर से देख लेते हैं, इधर से सहूलियत रहेगा हमारे लिए। अब आप इसको मान लो कॉर्ड, तो आपका माइनर सेगमेंट कौन सा हुआ? ये वाला। और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका बताओ? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन सा एंगल बराबर होना चाहिए? BC यदि मेरा एक कॉर्ड है तो ये वाला मेरा माइनर सेगमेंट होगा, और इसके ऊपर ये पूरा मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट यानी कि सेम सेगमेंट में यदि कुछ है तो एंगल सबका क्या होना चाहिए? इक्वल। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? D, पूरा एंगल D इक्वल होगा। हाँ, BDC ये वाला, हाँ आपका कहना बिल्कुल सही है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आप लोग एक बार जरा इसको सोचिए बहुत ध्यान से, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। जो प्रोसेस आपने इस इधर किया था वही आपको इधर करना है, सिंपल। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4। तो कॉर्ड आपका क्या है? BC। आर्क क्या है? BC। आप इस वाले को पहले ध्यान से देखो, इधर गया आपका ट्रायंगल ऐसे बना, तो आपका कॉर्ड क्या रहा? BC ही रहा। इधर आप बनाओ जरा ध्यान से इसको, इसके लिए भी आपका आर्क क्या रहा? BC ही रहा। यानी कि ये आपका सेगमेंट ऊपर हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इधर जो आपका बना, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, और इसमें भी आपका रीजन क्या आएगा? यही आ जाएगा रीजन। हाँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बस यही आपको 2 इसमें रीजन लिखना था। कोई डाउट नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आ जाओ। आपको करना क्या? बेसिकली दोनों को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है आपको। सिंपली ऐड करो, पहला ये है और दूसरा आपका ये है, तो इसको ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ऐसे ऐड करना है। सिंपली आप इन दोनों को क्या कर दो? ऐसे ऐड कर दो। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 कहाँ है? जरा देखो तो ध्यान से। एंगल 1 और एंगल 3, यदि इन दोनों को हम जोड़ दे तो हमको पूरा एंगल A मिल जाएगा। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एंगल A। तो यहाँ पे आप लिखो एंगल A प्लस, इन दोनों के बदले भी कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 आपका यहाँ है और 4 यहाँ है, बात ही नहीं बनेगा। इसको सेम रखने दो, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब एक काम यहाँ पे हम थोड़ा सा तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा आप समझना, बड़ा आसान है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर
एंगल ए है वो तो दिख रहा हमको, इसमें भी एंगल 2 है, एंगल 4 है वो भी दिख रहा हमको, लेकिन दोनों तरफ आपने एंगल सी क्यों ऐड किया? आप दोनों को काट दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, वही घूम फिर के हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमको ये मिल सके, यहाँ पहुंचा जा सके। देखो जब हम सवाल बना रहे होते हैं ना, तो एक तरफ मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि आखिर पहुंचना कहाँ तक है, और एक तरफ प्रोसेस भी रहता है। तो ध्यान से आप इसको समझना, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको रहने दो, एंगल ए प्लस एंगल सी रहने दो। अब जरा आप इसको देखो तो कहाँ है, एंगल 2 ये, एंगल 4 ये, और एंगल सी यानी कि ये पूरा एंगल। तो बेसिकली ये ट्राइंगल बी सी डी के तीनों एंगल का बात कर रहा है। यदि यहाँ पे एंगल 2, एंगल 4 और एंगल सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का बात कर रहा है। और बताओ यहाँ पे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल यहाँ पे लिखे गए हैं, तो किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 180 लिख सकते हैं। और रीजन क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एक बार नीचे देख लीजिए ये क्या आ रहा है कैमरे में, क्योंकि हमको नहीं लगता होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, देख लीजिए सही आ रहा है, ठीक। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसके तहत हमने इन तीनों के बदले ये लिख दिया, सिंपल। अब जरा देखो तो क्या पहला जो हमको प्रूफ करना था वो हमको मिल गया? पहला वाला हमको मिल गया है यहाँ पे, लेकिन दूसरा भी तो चाहिए ना, दूसरे तक भी पहुंचेंगे। पहला हमको यहाँ तक मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम एक काम करो आप लोग, सबसे पहले ये वाला अभी नहीं मिटा सकते हैं हम, नहीं तो काम करते हैं। अच्छा एक बार पहले ऑनलाइन बड़े बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार सबसे पहले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिखिए इसको सबसे पहले, क्योंकि हम ऊपर वाला कल मिटाने वाले हैं, जगह हमारे पास नहीं है, ठीक है। केवल थ्योरम का नाम मिटा देते हैं, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा हमारा। चलिए इतना में हो जाएगा, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे आ जाओ। नाउ अब चलिए ठीक है, अब जरा यहां पे आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, 360 डिग्री। तो हम यहां पे अब लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो आप यहां पे लिख देना कि, चलो हम लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हमको इसमें दिख रहा है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, और चारों के एंगल को जोड़ देंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा। रीजन भी आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, क्योंकि सब प्लस में है, तो हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी लिख सकते हैं, फिर एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई प्लस में सी को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो इन बताइए, एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है 180 डिग्री वहां से, तो आप इन दोनों के बदले क्या लिख दो? डायरेक्ट 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। आगे एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि इसको आप उसमें माइनस करोगे इतना आ जाएगा। और क्या आपको यही दूसरा चीज निकालना था? बिल्कुल यही निकालना था। तो इसके बाद अब आप लिखेंगे हैंस, यहां पे आ जाना, इसके बाद हैंस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर ऑल्सो 180 डिग्री। हो गया। अब आप लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड। बस इतना आपको लिखना था इसमें। तो हाँ, ये वाला आप यहां से आप शुरू करो, ऐसे पूरा यहां तक आओ,
इसके बाद आप यहां से यहां तक आ जाना, उसके बाद फिर ये 2 पॉइंट लास्ट में लिख देना, बस सिंपल है। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी प्रूफ कर दिया। चलिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, हर कोई अपने कॉपी में इसको पहले नोट कीजिए। ऑनलाइन में बच्चे खास करके आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऑफलाइन वाले बच्चे अभी बैठ के लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आज अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि आपके इस चैप्टर में जितने भी सारे थ्योरम थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो हमने करा दिया है, ठीक है ना। कहीं पर कोई डाउट रही थ्योरम में तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगले वाले क्लास से हम लोग डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर के सवालों को, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो अगले वाले क्लास में जब आप आएंगे, सब कोई, आप भी और आप भी, हर कोई जब आएंगे तो सारे थ्योरम को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि सवालों में अल्टीमेटली इस्तेमाल किसका हम लोग करने वाले हैं, थ्योरम का ही करने वाले हैं। तो जब तक आपको थ्योरम याद नहीं रहेगा तब तक आप सवाल बनाने में असक्षम रहेंगे। तो सवाल बढ़िया तरीके से बन सके, सर्कल चैप्टर आपको समझ में आ सके, थ्योरम स्किल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अगले वाले क्लास में जब आप आएंगे तो हम ये समझ के चलेंगे कि आप उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब सवाल बनाने में मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सर्कल वाकई में कंफ्यूजिंग चैप्टर नहीं है। तो कहीं पे डाउट रहे कमेंट कीजिए, हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।